मैं हूँ एंड्रिया पेरिस से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। मजाक कर रही हूँ गाइस, ये मैं हूँ। बुद्धू बना दिया ना। तुम्हें नहीं पता था मैं और भाषाएं भी बोल सकती हूँ, है ना? तो कहाँ थे हम? ओह हाँ, मेरा बैंड लगभग टूट गया। मैनेजर ने मेरी लाइफ कंट्रोल करनी चाहिए। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कुछ छुपा रहा था और मेरी मॉम मेरी जिंदगी में वापस आ गई थी लगभग 10 साल के बाद। क्या मैं कुछ और भी भूल रही हूँ? हाँ, मुझे बहुत भूख भी लगी है। ओह हाँ, कॉन्सर्ट के पहले से मैंने कुछ खाया नहीं था, पर उस वक्त हमारे सामने और भी इम्पोर्टेंट चीजें थी। एलिस, मैंने कहा ना उससे दूर हो जाओ। ये कौन होती है मुझे बताने वाली कि मैं क्या करूँ? नहीं, पहले आप मुझे सफाई दो। आप चली क्यों गई? 10 साल तक आप कहाँ थी? कभी आपने कॉल क्यों नहीं किया? आप वापस क्यों आई हो? क्यों? वेल, उन्हें शायद बहुत सारी बातें बतानी थी। शायद हमें जाना चाहिए। और ये ड्रामा मिस कर दे? हाँ, इन्हें थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। हाँ, सही रहेगा। वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? हम बाहर वेट करते हैं। नहीं, कोई नहीं जाएगा। और आप बताना शुरू करो, इससे पहले कि हम अच्छे बुरे पुलिस वाले बनकर आपसे पूछताछ शुरू करें। नहीं लुक, तुम अच्छे पुलिस वाले नहीं बन सकते। पर एलिस, बहाने मत बनाओ, बताना शुरू करो। मेरी माँ बैठ गई, एक गहरी सांस ली और कुछ मिनट के लिए चुप ही रही। सच जाने को बेताब थी मैं बेचैन थी, नर्वस थी, तनाव में थी और बहुत भूखी भी, और सबसे ज्यादा मैं थकी हुई थी। फिर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू किया, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, और फिर दी एंड। माफ कर दो गाइस, मैं थक चुकी हूँ। एक साथ 4 पार्ट बताना आसान नहीं है। MSC स्टार की जिंदगी जितनी मुश्किल लगती है उससे कहीं ज्यादा है। जानते हो क्या, चलो चीजें थोड़ी मिक्स करते हैं। जानती हूँ आप मेरी आवाज सुन के थोड़े थक गए होगे। मैं तो थक गई हूँ। तो मेरी मॉम की स्टोरी सुनते हैं उनकी जुबान से। बाद में मिलते हैं गाइस। हाय किड्स, मैं हूँ कैरी, एलिस की मॉम। जानती हूँ आप लोग मुझसे नफरत करते होंगे, पर रुक जाओ, मेरी कहानी भी तो सुन लो। उसके बाद भी मुझसे नफरत हुई तो प्लीज कमेंट में मत लिखना। मुझे नहीं लगता कि मैं खुद के हेटर्स को सह पाऊंगी। स्टार्ट से शुरू करते हैं। मेरी शादी और एलिस के होने के बाद मेरी जिंदगी तो काफी परफेक्ट थी। प्यारा परिवार, बढ़ता हुआ करियर, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब एलिस एलिमेंट्री स्कूल खत्म कर रही थी तो मुझे बड़ा मौका मिला। एलिस, हम चाहते हैं कि सीरी क्लान वाला केस तुम संभालो। ओह हाँ, मैं करूँगी। उनका समय पूरा हुआ, न्याय होकर रहेगा। सीरी क्लान देश का सबसे बड़ा और खतरनाक अपराधियों का गैंग था। उनसे बुरा तो कोई भी नहीं था। मैच फिक्सिंग करना, ड्रग्स बेचना, पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल करना और खाली समय में बिल्लियों को भी किडनैप करते। जो भी अपराध हो वो करते थे। तैयार हो जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और जिंदगी बदल गई। मुझे नहीं पता था कि इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस केस के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, अपने परिवार को भी नहीं। क्लैन ने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया। जल्दी ही मुझे धमकी भरे फोन कॉल्स, लेटर्स और डरा देने वाले गिफ्ट्स मिलने लगे। प्रोसिक्यूशन ने हमें सिक्योरिटी दी। सूट वाले लोग हम पर हमेशा निगरानी रखते। एलिस और उसके डैड को नहीं पता था, पर इससे सीरी क्लैन नहीं रुका, बिल्कुल नहीं। ट्रायल के कुछ दिन पहले मुझे अपने ऑफिस में एक एनवेलप मिला। उसके अंदर थी फोटोज एलिस की, स्कूल में, पार्क में, घर से आते जाते, हर जगह। मैंने पुलिस को कॉल करने का सोचा, पर यह खतरनाक था। मुझे कुछ तो करना था, तो मैं क्लैन के सरदार से मिलने गई। अपने करियर और अपने परिवार की बलि देने के लिए तैयार थी, अपने आदर्शों के लिए। पर उसके दिल में तो कुछ और ही था। मेरे पास दूसरा ऑफर है। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि उनके खिलाफ चल रहे केस को मैं बंद कर दूं, और मुझ पर दबाव डाला कि मैं उनके लिए काम करने लगूं। उन्होंने एलिस का पीछा करना बंद नहीं किया, वहीं रह के उनका क्रिमिनल एम्पायर बढ़ाने में मदद करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसीलिए मैं चली गई, क्योंकि मैं अब एक क्रिमिनल हूँ। जो पाप मैंने किए हैं उसके बाद तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं? तो अब तुम वापस क्यों आई हो? जाने के बाद मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया, पर अपना चेंज नहीं किया। हॉस्पिटल ने कॉल करके बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं ये देखने आई कि तुम ठीक हो या नहीं। शायद मैं अभी तुम्हारी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हूँ, है ना? ऑफ कोर्स, इमरजेंसी में मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी नहीं मिलना चाहूँगा। कितना बड़ा फ्लर्ट है ये, ऐसा है क्या? हाँ, और सिर्फ इमरजेंसीज में नहीं। लगता है एलिस के डैड एलिस की मॉम को पसंद करते हैं। क्या बात कर रहे हो? मैं तो खुश हूँ कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाया। ओह माय गॉड, डैड, फ्लर्ट करना बंद करो। क्या आप भूल गए कि ये हमें छोड़कर चली गई थी 10 साल के लिए? आपके सर में चोट तो नहीं आई ना? डॉक्टर को बुलाती हूँ और टेस्ट के लिए। मैं ठीक हूँ एलिस, शायद पुरानी आदतें जल्दी से नहीं जाती। मुझे देख के वो मुस्कुराया, और इतने सालों के बाद भी जैसे पहली बार दिल में उसे देखकर पटाखे फूटे थे, फिर फूट पड़े। और क्यों नहीं फूटेंगे? देखो उसे, 10 साल पहले जितना हैंडसम था आज भी उतना ही लग रहा था, और भी ज्यादा देखकर लगता है कि जिम जाता है। देखो उसके बाइसेप्स, उसके शोल्डर्स, उसके। ओके, बहुत हो गया। ये अभी एक फैमिली चैनल है, आगे मैं बताती हूँ। जैसा कि आप सोच सकते हो, मेरी मम्मी की कहानी मेरे लिए एक रोलर कोस्टर जैसी थी, और अंत तक मुझे चक्कर आने लगे थे। समझ नहीं आ रहा था
मतलब क्या कहूँ, और साथ ही साथ मेरे दिल में सैकड़ों सवाल भी थे। पर पहले मुझे ताज़ी हवा चाहिए, मतलब ढेर सारी हवा, और कुछ खाने के लिए भी। और मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली और तब मेरी नजर उस पर पड़ी। ये वाकई पहली नजर का प्यार था, थैंक गॉड। मैं वहाँ भागी और आधा दर्जन हॉट डॉग्स ले लिए। क्या लड़कियों को भी भूख लगती है? वैसे भी खाली पेट कुछ सोच थोड़ी ना सकते हैं, है ना? बोन एपेटिट। MSC प्रोड्यूसर्स की तरफ से नोट है, आने वाले दृश्य इतने घिनौने हैं कि हमने उनको सेंसर करने का फैसला किया है। इसकी बहुत जरूरत थी मुझे। अब ठीक से सोच सकती हूँ मैं। चलो खत्म करें बात। मैं हॉस्पिटल वापस गई पर रास्ते में रुक गई जब देखा मॉम और कमेलो बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। हमें दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए, आखिरकार हम फैमिली जो है। मैं तुमसे नहीं डरती। और क्यों डरोगी? ओह, मैं गैस करती हूँ, शायद ये क्लैन वाले बॉस का बेटा होगा और मुझे डेट कर रहा है क्योंकि इसका कोई सीक्रेट एजेंडा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्यों दूर रहूँ मैं इससे? शायद मैं थोड़ी भावनाओं में बह गई। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा अच्छा मैच है। मेरा मतलब, तुम्हारी राशि कैंसर है और इसकी कैप्रिकॉर्न, हॉरोस्कोप में इन दोनों साइन की कभी नहीं बनती। दरअसल मैं स्कॉर्पियो हूँ। ओह, फिर तो ठीक है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। बढ़िया, थैंक्स मॉम। कमीलो ने मेरी मॉम को हक किया। उनकी नौटंकी पर उतना ही यकीन हो रहा था जितना स्कूल के साल के अंत में होने वाले बच्चों के नाटक को देखकर होता है। बेशक मैं जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। बेवकूफ नहीं हूँ मैं। इसके बारे में मैंने कमीलो से 1000 बार पूछा। मेरी माँ तुमसे नफरत क्यों करती है, क्या किया तुमने? पर वो हमेशा कोई नया बहाना बताता। क्योंकि मैं इटालियन हूँ, उन्हें कवियों से नफरत है, उन्हें मेरा परफ्यूम पसंद नहीं, शायद मुझसे प्यार करती हैं। धीरे धीरे मैंने पूछना ही बंद कर दिया। जानती हूँ सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इतने समय के बाद चीजें ठीक लग रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि कुछ बदल जाए। हाँ, जानती थी आज नहीं तो कल मैं पछताऊंगी ही। और विश्वास करो, जब पछताई तो कुत्ते के काटने से भी ज्यादा दर्द हुआ। अगले कुछ दिन तो बहुत ही अजीब थे। जितनी झट से मॉम हमारी लाइफ से गई थी वैसे ही वापस आई। जब भी मैं डैड से मिलने जाती वो वहाँ होती और उन दोनों को साथ में देखना, हे भगवान, बहुत मुश्किल था। तुम लोग जानते हो मुझे प्यार से दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही थे। ये आया प्लेन। पायलट को भी चख मार लूं मैं। अब शुरू मत करो, पिछली बार चीजें हाथ से निकल गई थी। छी। जब डैड को छोड़ा गया तो उन्होंने घर पर उनका ख्याल रखा। उन्होंने जिद की कि मैं उनके साथ आकर रहूं ताकि हम एक हैप्पी फैमिली बन पाएं। मना करने के पहले मैंने इसके बारे में सोचा, बस आधे ही सेकंड के लिए, पर मॉम ने ठान ली थी मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए, किसी भी तरह से। जैसे हर माँ और एक टीनेज बेटी रहती है, हमने भी अपना सारा समय लड़ते हुए बिताया। पर बात ये थी कि अब मैं टीनेजर नहीं थी और वो भी बाकी माओ की तरह नहीं थी, जिससे चीजें बहुत अजीब हो गयी। कहाँ जा रही हो तुम? किसके साथ? कितने बजे वापस आओगी? मुझे अपना वकील चाहिए। मैं हूँ तुम्हारी वकील, बोलो। एक क्लब में लूक और मून के साथ 2 बजे। ये बहुत लेट है, 12 बजे वापस आओ। पर मॉम। पर वर कुछ नहीं। खोए हुए समय को पाना बहुत मजेदार भी था। आप बुरी हो, आई हेट यू। हमेशा से किसी स्टूपिड चीज के लिए मॉम पर चिल्लाना चाहती थी मैं, एक नॉर्मल टीनेजर की तरह। उस वक्त तो मैं नहीं मानती, लेकिन मॉम को वापस पाना बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी उन्हें कमीलो से कुछ ज्यादा ही नफरत थी, और ये सिर्फ हमारे ज़ोडिएक साइन की वजह से नहीं था। वो डिटेक्टिव बन गई। हमारे रिश्ते को तोड़ने की ठान ली थी उन्होंने। हमारी डेट पर चुपके से हमारा पीछा करती। किसी की याद आई से? शायद मुझ में मेरी माँ के ही गुण आए थे। ऑफ कोर्स उन्हें नहीं पता था कि मैं बहुत अच्छी मैच मेकर हूँ। टेबल 5 ने कहा आप उनका बिल भरेंगी। ये ब्रेड कब से इतनी ज्यादा महंगी हो गई? उसके बाद वो मुझे कुछ फूल और गिफ्ट्स भेजने लगी, एक सीक्रेट एडमायरर की तरफ से, फ्री के चॉकलेट्स। लेकिन ये तो कुछ नहीं था। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कमीलो को मारने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था उसे मूंगफली से एलर्जी है। कल ही तो बताया था मैंने आपको। ओह, मेरे दिमाग से निकल गया। फिर उन्होंने हद कर दी और क्वान और मेरे बीच एक ब्लाइंड डेट रखी, जो कि कुछ ही दिनों में कोरिया वापस जाने वाला था। मानना तो पड़ेगा कि ये डेट बहुत खूबसूरत थी और क्वान बहुत हैंडसम लग रहा था। पर मेरा एक बॉयफ्रेंड था और उसकी एक गर्लफ्रेंड। आई एम सो सॉरी, मेरी मॉम ने तुम्हें इसमें फंसा दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एतराज नहीं? अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे कहा कि तुम्हारा दिल अब भी यहीं अटका है। और किस चीज पर अटका है? मुझे लगता है तुम जानती हो। क्वान मुस्कुराया और मेरा चेहरा इतना लाल हुआ कि मैं स्टंट डबल बन सकती थी ओ के लिए। वो लाल वाला टेलीटॉबी। बात को बदलो एलिस, वरना मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं मॉम को कमीलो से क्या दिक्कत है, उससे बहुत नफरत करती है वो, पर उसने कुछ किया नहीं। तुम्हें अपनी मॉम पर भरोसा करना चाहिए। जानता हूँ तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, पर उनके पास इसका कोई अच्छा कारण होगा और तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकती। पहले मुझे लगा कि क्वान ऐसा कह रहा है क्योंकि वो जलता है, पर फिर मुझे लगने लगा उसकी बात सही है। पता चला उसकी बात तो 100% सही थी। उस रात जब मैं घर आई तो मैंने वो किया जो मैंने ना करने की कसम खाई थी।
अपने बॉयफ्रेंड का कंप्यूटर खोला। गाइस, मैं अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही हूँ, मेरी नकल तुम मत करना। याद है मैंने कहा था कि मुझे इस चीज का पछतावा होगा? वेल, हो गया। कुत्ते के काटने से कहीं ज्यादा मगरमच्छ के काटने जैसा। कमीलो की फाइल्स में मुझे किताब मिली मेरे बारे में। हाँ, सही सुना तुमने, कमीलो एक किताब लिख रहा था मेरे बारे में बिना मुझे बताए। बल्कि नहीं, वो लिख रहा नहीं था, वो लिख चुका था। ये क्या बकवास है। और हैरानी नहीं होगी जानकर कि इन सब के पीछे था ट्रेवर। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जो इमेज की राइट्स थी वो उसने कमीलो को दे दी थी ताकि वो एक किताब लिखे मेरी सारी सीक्रेट्स के ऊपर। अगले कुछ घंटे मैंने पूरी बुक पढ़ी। उसमें सिर्फ मेरे दिल की बातें और डर नहीं थे जो मैंने उस पर विश्वास करके बताई थी, बल्कि उसमें मेरी माँ की सारी बातें लिखी थी सीरी क्लेन के साथ। अगर लोगों को पता चल गया तो वो जेल जा सकती हैं। और इससे भी बुरी बात, 2 दिन में बुक रिलीज होने वाली थी। मेरी दुनिया बिखर रही थी और तभी बिखेरने वाले ने दरवाजा खोला। हाय हनी। मन तो कर रहा था अपने ड्रम स्टिक्स लेकर उस कमीने कमीलो का कबाब बना दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानती थी इस वक्त उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं इस बारे में जानती हूँ। तो मैंने सब कुछ ठीक होने का नाटक किया और पहला मौका देखकर वहाँ से निकल गई। दूध खत्म हो गया, मैं खरीद के लाती हूँ। दूध है तो सही, पर बादाम का दूध नहीं है। तुम कब से बादाम का दूध पीने लगी? हमेशा से तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ नहीं पता है, पर एक पल के लिए बहुत गुस्सा आ गया था मुझे। वहाँ से निकलने के बाद मैं अपनी माँ से मिली। उन्होंने बताया कि वो कमीलो की बुक के बारे में जानती थी। कुछ हफ्तों पहले बॉस ने बताया कि कोई मेरे अतीत और ट्रायल के बारे में ताक झांक कर रहा है। उन्हें लगा वो प्रोसिक्यूटर होंगे, पर जब उन्होंने मुझे फोटो दिखाई तो मैं कमीलो को तुरंत पहचान गई। तुम्हारी हर फोटो और इंटरव्यूज में मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा। आपने वो सब देखा? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। मेरी मॉम को उसकी किताब के बारे में पता लगा। जब उन्होंने मुझे बताना चाहा तो उसने एक और सीक्रेट खोलने की धमकी दी। मेरी माँ सीरी क्लैन को धोखा दे रही थी। प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर वो एक केस बना रही थी। अपनी सारी जानकारी का इस्तेमाल करके वो सीरी क्लैन को हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी। अगर उन्हें पता चल गया तो केस तो खराब होगा ही, पर हम भी बड़े खतरे में आ जाएंगे। बुक रिलीज होने पर भी ऐसा ही होगा। तो हमने एक मीटिंग रखी डैड, ल्यूक, मून और क्वान के साथ, ताकि अपनी अनऑथराइज्ड बायोलॉजी को रिलीज होने से बचा सकूं। सोचा नहीं था कभी ऐसी बात कहूंगी। हम सब लोग अलग अलग जिले में चले गए ताकि किसी और के पहले हम सारी कॉपीज खरीद लें। हाँ, हमने ढेर सारा पैसा खर्चा किया किताबों पर। साथ ही साथ मेरी मॉम ने एक लीगल ऑर्डर ले लिया ताकि दोबारा बुक न छप सके, ये तर्क देके कि मैंने इसकी परमिशन नहीं दी थी। हैरानी की बात है कि हमने बुक को रिलीज होने से रोक लिया। हमने सारी कॉपीज ली और उन सबको आग लगा दी। एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, जानती हूँ। इसमें भी मेरी नकल मत करना गाइस। किसी को मार्शमैलो चाहिए? तुम कल वाकई जा रहे हो? थोड़ी दिन और नहीं रुक सकते? काश रुक पाता, पर घर जाना पड़ेगा। तुम मिलने आ जाओ ना। शायद आऊंगी एक दिन। बदकिस्मती से ये जीत ज्यादा देर नहीं टिकी। चिढ़कर ट्रेवर और कमीलो ने बुक को ऑनलाइन रिलीज कर दिया और ये वायरल हो गई। और उसके बाद जो रायता फैला है ना, मेरा नाम ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया और मेरी माँ के अपराधों की खबर हर जगह फैल गई। जल्द ही रिपोर्टर्स का तांता लग गया मेरे और मेरे पेरेंट्स के घर पे हमारा कमेंट लेने के लिए। मुझे इतने कॉल और मैसेजेस आए कि मेरा फोन तो फूट ही पड़ा। इतना काफी नहीं था तो कमीलो टीवी पर चला गया अपनी बुक के साथ, मेरी बुराइयां की और ये भी बता दिया कि मेरी मॉम गवर्नमेंट के लिए डबल एजेंट थी। तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। उस दिन के बाद से सीरी क्लैन हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। मामला हाथ से निकलता जा रहा था और पहली बार मुझे अपनी जान का डर था और मेरे आसपास के लोगों की सुरक्षा का भी। कुछ तो करना होगा, पर पता नहीं क्या। एलिस, कोई सवाल जवाब मत करना। तुरंत कार में बैठो, हमें बिजनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में जाना होगा। हम खतरे में हैं। मैं नहीं जा सकती मॉम, आप दोनों जाओ। एलिस, इस पर बहस नहीं करो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी डैड, आई एम सॉरी। कारों के बीच दौड़कर मैं उनसे दूर चली गई। ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, पर मुझे सब जानते थे। रिपोर्टर्स और पापाराजी कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं जानती थी अगर मैं उनके साथ गई तो वो और भी खतरे में आ जाएंगे। मुझे वहाँ जाना होगा जहाँ मुझे कोई नहीं जानता। अरे हाँ, याद आया। कौन, क्या मैं साथ आ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ। मैंने क्वान का हाथ पकड़ा और हम कोरिया जाने के लिए प्लेन का वेट करने लगे। मैंने एक गहरी सांस ली। लग रहा था आग से दूर जा रही हूँ। किसने कहा दिक्कतों से भाग नहीं सकते? पता नहीं है किसने कहा था, पर जो भी है वो बिल्कुल सही था। नहीं भाग सकते, पर ये मुझे अगले पार्ट में पता चलेगा। तब मिलते हैं। हे गाइस, MSA के बॉस मुझे ये करने नहीं देते, पर जाने से पहले अगले पार्ट का एक छोटा सा टीजर देती हूँ तुम्हें। अपने कपड़े तैयार कर लो, एक बड़ी सी शादी होने वाली है।